हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे JOIT 965 मॉक टेस्ट डे 3 पर, जहां पर हम लगातार आपके सामने कंप्यूटर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम में कि आप कंप्यूटर में 140 में 140 स्कोर करें। देखिए, बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर आप कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि जीके का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। तो कंप्यूटर में अगर आपकी पकड़ होगी तो सिलेक्शन आपका डैम श्योर हो जाएगा। 817, 903 और 939 एग्जाम्स को आपने शायद दिया होगा, या पेपर की एनालिसिस आपने जरूर देखी होगी। तो इन एनालिसिस को देखने के बाद आपने ये डिसाइड जरूर किया होगा कि पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का एग्जाम में आता है, जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल आप एग्जाम में बहुत अच्छे से 135 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सर, क्या इतना स्कोर कर पाना पॉसिबल है? अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। और प्रीवियस एग्जाम्स में कैंडिडेट ने 140 में 140 तक स्कोर किया है, तो आप भी तो कर सकते हैं, है ना? आप भी तो इंटेलिजेंट हैं। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखिए। तो चलिए, आज के सेशन में हम देखते हैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ऐसा ही होगा जैसा मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स चाहिए और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, तो आप इस बैच से एनरोल कर लीजिएगा। JOIT 965 का गुरु बैच 2.0, जो कि कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स है। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट की वीडियोस, MCQs टॉपिक वाइज, PDF, मॉक टेस्ट, हर चीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। लाइव क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं 6 जून यानी 6 जून से। डेली 8 PM पे इसका सेशन हो रहा है। अगर आप लाइव कनेक्ट हो सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं। आपको ये सेशंस रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेंगे, यानी लाइव होने के बाद ये सेशन रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर आप इसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। है ना बढ़िया तरीका? अगर आपसे अभी तक की जो क्लासेस मिस हो गई हैं, है ना, उसमें भी कोई बात नहीं, वो भी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। और आगे की आप लाइव अटेंड करना चाहें तो आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। यानी लाइव टाइमिंग्स है 8 PM, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF फाइल, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल, और नो नीड टू बाय एनी बुक। यानी यहाँ पर आपको बुक भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कोर्स ही आपको करके जाना है। वैलिडिटी कितनी होगी सर? 12 मंथ्स की वैलिडिटी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप परचेज करेंगे उस दिन से 12 महीने के लिए ये आपका वैलिड होगा। सर, खरीदें कैसे? इसको कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे इनरोल कर सकते हैं? इनरोल करने के लिए, बाय करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। JOIT 965 का बैच आपको मिल जाएगा, और वहां से डायरेक्टली आप क्लिक करके पेमेंट करिएगा और इस बैच से एनरोल हो जाइएगा। एनरोल होने के बाद सारी वीडियोस और PDF, सारे टेस्ट अनलॉक मोड में आपकी एप्लीकेशन पर आ जाएंगी। तुरंत का तुरंत आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी स्ट्रेटजी के साथ में मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से पेपर को देंगे, बहुत अच्छे से वीडियोस को देखेंगे, PDF को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे, और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेकर आएंगे। किसी भी कंफ्यूजन के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आज का क्वेश्चन। प्रीवियस वाले वीडियो में मॉक टेस्ट 2 में एक होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिसका आंसर आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया। क्वेश्चन ये है आपके सामने। What cloud storage is provided by Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज का नाम बताइए। आप कहेंगे कि सर, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज मतलब अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना क्लाउड स्टोरेज है। जैसे कई बार हम लोग मेल पर अपने डेटा को स्टोर कर देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यही है क्लाउड स्टोरेज। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो फेमस क्लाउड स्टोरेज है, उसका नाम आपको बताना था। ऑप्शन है ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, मेगा, या आई ड्राइव।
और करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया था बिल्कुल सही, दैट इज वन ड्राइव। क्या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव ही सिर्फ क्लाउड स्टोरेज है या कोई और भी है? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के दो दो हैं क्लाउड स्टोरेज, एक तो है वन ड्राइव और दूसरा है एज्योर। तो दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में एज्योर भी पूछा जा सकता है और वन ड्राइव भी पूछा जा सकता है। Amazon का जो क्लाउड स्टोरेज है उसका नाम है AWS, Amazon वेब सर्विसेज, Amazon वेब सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट का हो गया एज्योर और वन ड्राइव, वेरी गुड। एप्पल का हो गया आई क्लाउड, गूगल का हो गया गूगल क्लाउड, और ड्रॉपबॉक्स कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का नाम भी यानी क्लाउड स्टोरेज का नाम भी ड्रॉप बॉक्स ही है। तो ये सारे आपने यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज के बारे में भी पढ़ लिया, जितनी कंपनीज थी उनके प्रोडक्ट के बारे में भी जान लिया। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, 25 में से कितने स्कोर किया आपने, है ना, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो व्हाट इज डी इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, बताइए। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो डी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है और जो रेंज होती है वो 0 से 15 होती है। इसका मतलब कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, जहां पर 10 को ए बोला जाता है, 11 को बी बोला जाता है, 12 को सी बोला जाता है और 13 को डी बोला जाता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 13 डी। ए 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15, है ना, यही तो वैल्यूज हुई उसकी। वेरी गुड। अगला देखिए क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। इसमें से कौन सा वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है? तो आपने अभी देखा ए से लेकर एफ तक होता है हेक्साडेसिमल, तो एफ के बाद अगर कोई भी अल्फाबेट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब वो वैलिड नहीं है। पहले वाले ऑप्शन में देखिए बी ए डी एफ के अंदर है, सही है आंसर। बी ई जी एफ के बाहर निकल गया क्योंकि एफ के बाद आता है जी और जी आपका हेक्साडेसिमल का पार्ट नहीं है। इसका मतलब कौन सा वैलिड नहीं है? तो बीई जी आपका वैलिड नहीं है, जबकि बीईडी, एसीई और बीएडी ये सभी आपके वैलिड हैं क्योंकि ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट के अंदर बाकी ऑप्शंस आ रहे हैं। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट टू डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज, इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट टू डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा होता है, ये नंबर कौन सा होता है? एफ ई बेस 16, एफ डी बेस 16, एफ एफ बेस 16 या ई एफ बेस 16? तो हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में जो मैक्सिमम अल्फाबेट होता है वो होता है एफ। तो एफ को दो बार लिख देंगे तो वो आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। एफ एफ इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट टू डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। एफ की वैल्यू 15 और फिर एफ की वैल्यू 15, तो ये आपका मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट टू डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर बनेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, which of the following types of graphics represent image as compiled using pixel और tiny dots? कह रहा है ग्राफिक्स का मतलब क्या है? ग्राफिक्स मतलब इमेजेस। ऐसी कौन सी इमेज है जिसको पिक्सल या डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इस ग्राफिक को या इमेज को क्या बोला जाता है? रास्टर, वेक्टर, लाइन बेस्ड या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज रास्टर इमेजेस। रास्टर इमेजेस कौन सी इमेजेस होती हैं? वो इमेजेस जिनमें पिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है या टिनी डॉट से मिलकर जो इमेजेस बनी होती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रास्टर इमेज की जो क्वालिटी है वो क्या है? रास्टर इमेज का फीचर ये है कि अगर आप इस इमेज को जूम करते हैं तो ये पिक्सेलरेट हो जाएगा, यानी ये इमेज फट सी जाएगी। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, रास्टर इमेज में जूम किया गया और यहां पर ये इमेज फट सी गई, यानी
पिक्सेलरेट हो गई। जबकि वेक्टर इमेजेस में ऐसा नहीं होता, इनको आप जितना भी जूम कर लें, इनमें पिक्सल का यूज होता ही नहीं, इसमें टिनी डॉट्स होते ही नहीं, तो ये आपके पिक्सेलरेट नहीं होते। समझ में आया? अब रास्टर इमेज के बारे में कुछ बातें समझ लीजिए। पहला, रास्टर इमेज को बिटमैप ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं, या रास्टर ग्राफिक को बिटमैप ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, कैप्चर्ड। अब इन इमेजेस को कैसे हम कैप्चर करते हैं? जैसे आपने मोबाइल लेकर सेल्फी ली, तो वो सेल्फी जो आपने ली, उसमें जो ग्राफिक यानी आपकी इमेज आई, वो रास्टर इमेज है, क्योंकि सेल्फी को जब आप जूम करेंगे तो वो ब्लर हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि डिजिटल कैमरा के द्वारा ली गई इमेजेस या ऑप्टिकल स्कैनर्स के द्वारा इमेज क्रिएट जो होती है, ये सब आपकी रास्टर इमेज में ही आती है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल, कौन कौन सी इमेजेस रास्टर इमेजेस में आएंगी? तो कह रहा है बीएमपी यानी बिटमैप इमेज, टीआईएफ टिफ इमेज, जीआईएफ इमेज और जेपीईजी फाइल्स यानी जेपीईजी इमेजेस, ये आपकी रास्टर इमेजेस का एग्जाम्पल है। और रास्टर इमेजेस को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो कौन सा है? फोटोशॉप। तो फोटोशॉप से निकलने वाली जितनी भी इमेजेस हैं, वो सब आपकी रास्टर इमेज की कैटेगरी में ही आएंगी। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स represent images as a set of basic drawing shapes like lines, circle and curves? कह रहा है ऐसी कौन सी ग्राफिक है यानी इमेज है जो लाइंस, सर्किल या कर्व की मदद से बनाई जाती है। अब यहां पर देखिए, पिक्सल या डॉट नहीं दिया हुआ है, यहां लाइंस, सर्किल और कर्व दिया गया है, यानी इनको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करते हुए जो इमेजेस इमेजेस बनती हैं, उनको बोलते हैं वेक्टर इमेजेस। यानी यहां पर आंसर आपका क्या होगा? वेक्टर होगा। लेकिन अगर पिक्सल दिया होगा तो क्या होगा? रास्टर होगा। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब वेक्टर इमेजेस क्या होती है? तो अभी हमने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि वेक्टर इमेजेस बहुत बढ़िया इमेजेस होती हैं, जिनको जब आप जूम कर देते हैं तो भी वो पिक्सेलरेट नहीं होती, क्योंकि पिक्सल होता ही नहीं, वो इमेज फटती नहीं है, ओरिजिनल क्वालिटी में ही रहती है। ये हो गई आपकी वेक्टर इमेज। अब क्वेश्चन एक और बनता है, वो क्वेश्चन क्या है जरा सुनिएगा। मेड अप ऑफ, कि वेक्टर इमेजेस किससे मिलकर बनी होती है? तो आंसर है लाइंस, सर्किल या कर्व, या मैथमेटिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, इन इमेजेस का यूज किस लिए करते हैं? तो जितने भी कंपनीज के लोगो बनाए जाते हैं वो सब वेक्टर इमेज ही होती हैं। तो इसका मतलब लोगोस क्रिएट करने के लिए वेक्टर इमेजेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पिक्ट, ईपीएस और डब्ल्यूएमएफ, इन फॉर्मेट में जो इमेजेस निकलती हैं वो आपकी वेक्टर इमेजेस होती हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर, किन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके वेक्टर इमेजेस को बनाया जाता है? तो आंसर है इलस्ट्रेटर, स्केच और कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, और कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर या स्केच सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग वेक्टर इमेजेस को बना सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी? कह रहा है बूटिंग सेक्टर फाइल्स, यानी वो फाइल्स जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए यानी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए मदद कर रही हैं, ये फाइल्स कहां पर स्टोर होती हैं, कहां पर सेव होती हैं, किस मेमोरी में सेव होती हैं? रैम, रोम, कैशे या रजिस्टर? बताइएगा। बिल्कुल सही। बूटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कि बूट सेक्टर फाइल्स कहां पर स्टोर होती हैं, तो आंसर क्या होगा? रोम में स्टोर होती है, यानी रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होती हैं। दिस इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11001011, टूस कॉम्प्लीमेंट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए इस पार्टिकुलर नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए, बताइए, एक बार निकालिए पेपर लेकर, या ओरल कर सकते हैं तो ओरल बताइए, ऑप्शंस के साथ में मिलाइए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही। कैसे निकालते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट को? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में वन प्लस कर देते हैं,
तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को 0 लिखते हैं और 0 को 1 लिखते हैं, और फिर जो नंबर आता है उसमें 1 को जोड़ देते हैं। यानी इसका आंसर क्या मिलेगा? द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। कैसे आया एक बार देखिएगा। नंबर था 1100101। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 1 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 1 आ गया, यानी 0011011000। सेकेंड स्टेप क्या था? अब जो आया वंस कॉम्प्लीमेंट में उसमें 1 आपने ऐड कर दिया, तो 1 ऐड करने पर क्या हुआ? 0 प्लस 1 1, बाकी सेम ऐसे ही, यानी 01011000। ये पूरा कंप्लीट ऐसे ही आ गया। तो हो गया ये आंसर। आसान है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज, 45 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अगेन अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 45, इसका मतलब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1, जो भी नंबर गिवन होता है उसको 9 से माइनस कर देते हैं। यानी जो भी डिजिट गिवन है उसको 9 से माइनस कर देंगे। कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पर? सर 2 डिजिट हैं, एक 4 और एक 5। इसका मतलब 9 को 4 से माइनस करेंगे, फिर 9 को 5 से माइनस करेंगे। इसका मतलब 99 में से 45 को माइनस कर देंगे, तो क्या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 54। समझ में आया? यानी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 कैसे हमने निकाला? सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट बाई 9। तो 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आएगा, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आएगा, या 99 में से 45 माइनस करेंगे तो 54 आएगा। यानी दिस इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अगला क्वेश्चन गाइस, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट तो सर निकालना आ गया हमें कि 99 डिजिट से माइनस कर देंगे तो 9 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें? इसको टेंस मत पढ़ो, इसको 9 प्लस 1 पढ़ो, बस हो गया आंसर। मतलब सबसे पहले आप नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में जो आंसर मिलेगा उसमें 1 को प्लस कर देंगे, खत्म। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 9 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? हर एक डिजिट में से 9 माइनस कर देंगे, यानी 999 में से 455 माइनस कर देंगे, आ जाएगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 545। कैसे किया? टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 455 इज, टेंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने लिखा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने हर एक डिजिट को 9 से माइनस कर दिया, यानी 999 माइनस 455, आंसर आया 544। 544 में हमने 1 को प्लस कर दिया, यानी 545, तो आ गया हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट, और यही तो है आंसर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द बेसिक लॉजिक गेट whose output is the complement of the input is, कह रहा है वो लॉजिक गेट बताइए जिसका आउटपुट इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी इनपुट का उल्टा होता है। ऐसा लॉजिक गेट कौन सा है? और, एंड, इन्वर्टर या एक्सॉर गेट? हम लोग जानते हैं इसे हम लोग इन्वर्टर गेट बोलते हैं, या नॉट गेट भी बोल सकते हैं। तो इन्वर्टर गेट को ही नॉट गेट कहते हैं, या नॉट गेट को ही इन्वर्टर गेट बोलते हैं। जिसमें ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? 0 अगर इनपुट है तो 1 इसका क्या आएगा? आउटपुट। 1 अगर इनपुट है तो 0 इसका आउटपुट निकलेगा। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट, CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर मेड वेयर एस RGB, रेड ग्रीन ब्लू इज डैश कलर मॉडल। कह रहा है CMYK कैसा मॉडल है जबकि RGB कैसा मॉडल है? ये बताइए। एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव या एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव, या नन ऑफ दीज? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज CMYK
आपका सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल होता है, जबकि आरजीबी एडिटिव कलर मॉडल होता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, सब्ट्रैक्टिव CMYK और एडिटिव RGB। RGB कलर मोड इज बेस्ट फॉर डिजिटल वर्क, यानी अगर आपको कोई डिजिटल वर्क करना है तो उसके लिए RGB का यूज करते हैं हम लोग। और अगर हमें प्रिंटिंग प्रोसेस प्रिंट करवाना है प्रिंट मोड के लिए किसका यूज होता है? CMYK का। यानी वाइल CMYK इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रोडक्ट्स या प्रिंट फाइल्स। क्लियर है? समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर? कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे सेमीकंडक्टर मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं? रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या CD डिस्क? हम लोग जानते हैं दो ही ऐसी मेमोरी होती हैं जिनको सेमीकंडक्टर मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन सी? पहली है रैम और दूसरी है रोम। तो रैम एंड रोम इज कंसीडर्ड एज दी सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो यहां पर रोम तो दिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैम इज द करेक्ट वन। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, TCP and UDP operate in which layer of OSI model? TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का मतलब यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। ये OSI मॉडल के किस लेयर में ऑपरेट करते हैं ये बताइए। हम लोग जानते हैं TCP और UDP ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्थ लेयर होती है OSI मॉडल में। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, देन ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, जहां पर TCP आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और UDP और IP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कमांड इज यूज्ड टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू होस्ट। कह रहा है दो कंप्यूटर्स के बीच में या दो सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? IP कॉन्फ़िग, ट्रेसर्ट, नेटस्टैट या पिंग कमांड? IP कॉन्फ़िग का यूज करते हैं IP एड्रेस के लिए, ये तो होगा नहीं। ट्रेसर्ट का यूज करते हैं ट्रेस रूट करने के लिए, यानी कितने राउटर्स लगे हुए हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, तो ये भी नहीं होगा कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। नेट स्टैट ये डील करता है कि कितने एक्टिव कनेक्टिव यूजर्स हैं, तो यहां पर इसकी बात भी नहीं हो रही है। पिंग कमांड का यूज क्यों करते हैं? कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। यानी आंसर यहां पर क्या होगा? पिंग कमांड इज यूज टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू होस्ट, कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, कहां पर प्रॉब्लम है, इसके लिए पिंग कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, dash referencing change when a formula is copied to another cell in MS Excel। कह रहा है ऐसी कौन सी रेफरेंसिंग है जो चेंज हो जाती है जब फॉर्मूले को कॉपी किया जाता है किसी दूसरी सेल में। यानी ये क्वेश्चन आ रहा है सेल रेफरेंसिंग का MS Excel से। और हम लोग जानते हैं कि तीन तरीके की सेल रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। जहां पर चेंज की जब बात करते हैं तो रिलेटिव आंसर होता है। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग ऐसा है जो चेंज हो जाती है जब हम व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड, जब फॉर्मूले को कॉपी किया जाता है किसी दूसरे सेल में, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। जबकि एब्सोल्यूट के केस में ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑन द अदर हैंड रिमेन कांस्टेंट नो मैटर वेयर दे आर कॉपीड। कहीं भी आप उसको कॉपी करिए वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। What is the default font used in MS Word 2019 document? MS Word 2019 डॉक्यूमेंट में, यानी 2019 की बात करें या 2021 की बात करें, बात एक ही है। यहां पर डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो क्या है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एल्गेरियन या कैलिब्री? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज कैलिब्री। फॉन्ट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप है आपका कैलिब्री, जबकि फॉन्ट साइज है 11। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है गाइस? 11 है। नेक्स्ट,
what will be the value returned by the formula work day 9/7/2022, 2 in Excel, assume Saturday on 9/7/2022। यानी ये क्या क्वेश्चन है? आप लोग ने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, यानी 939 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। हमने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है ताकि आप कॉन्सेप्ट यहां पर समझ पाए। कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क डे का मतलब क्या होता है? वर्किंग डेज। वर्किंग डेज कौन से होते हैं? तो वर्क डे जो फॉर्मूला है ये कहता है कि वर्किंग डेज 5 होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। यानी सैटरडे और संडे ये वर्किंग डे नहीं होता। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि अगर एक काम आपको असाइन किया गया और आपसे कहा गया कि इसको 2 दिन में कंप्लीट करना है। 2 दिन मतलब ये जो टू लिखा हुआ है कॉमा के बाद, ये है टाइम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में लगने वाले दिन। तो कितने दिन में कंप्लीट करना है? 2 दिन में। टास्क असाइन कब किया गया? 9/7/2022 को, और 2 दिन बाद आपको सबमिट करना है। तो ये काम कब सबमिट होगा बताइए? जबकि सैटरडे और संडे नॉन वर्किंग डे है। और हमने यहां पर क्या लिखा है कि एज्यूम सैटरडे ऑन 9/7/2022, यानी 9 को जब काम हमें मिला तो क्या था? सैटरडे। इस दिन तो काम होगा नहीं, अगले दिन भी काम नहीं होगा क्योंकि क्या है? संडे। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? जरा सोच के बताइए। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा 12/7/2022। कैसे? जरा देखिएगा। सैटरडे को काम मिला क्योंकि सैटरडे नॉन वर्किंग डे है, इस दिन करेंगे नहीं 9 को। संडे को भी करेंगे नहीं क्योंकि संडे भी क्या है? नॉन वर्किंग डे, तो 10 तारीख को भी नहीं हुआ। अब 11 तारीख मंडे, इस दिन तो काम होगा, ये पहला दिन। और ट्यूसडे को भी काम होगा, यानी 12/7/2022। तो यानी 2 दिन का जो समय यहां पर दिया गया है, तो काम हम हैंडओवर करेंगे कब? ट्यूसडे को करके 12/7/2022 को, क्योंकि 2 दिन का समय हमें मिला है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से आप आंसर को देंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्यों ना देखने को मिले। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप एमएस एक्सेल में डायरेक्टली करके भी देख सकते हैं। इस पार्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करिए, फंक्शन का यूज करिए, है ना, और कोई भी डेट लिखिए, कॉमा कितने भी दिन लिखिए, और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स? बताइए, HTML टैग कौन सा है जो नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए यूज किया जा रहा है? लिस्टिंग के लिए, जैसे 1 2 3 4 ABCD। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए जो HTML टैग है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैसे इसको लिखते हैं? OL ओपन करेंगे, OL क्लोज करेंगे, फिर LI मतलब लिस्टिंग के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आ जाएगा। लिस्टिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो एप्पल, मैंगोज, ग्रेप्स, पाइन एप्पल, ऑरेंज, ये 1 2 3 4 5 में आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 या 11? कह रहा है विंडोज 10 या विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक वॉइस डिजिटल असिस्टेंट दिया हुआ है। इसका नाम आप लोग क्या जानते हैं? एल्सा, सिरी, एलेक्सा या कोर्टेना? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज कोर्टेना। यही है विंडोज 10 या 11 में मिलने वाला डिजिटल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट, कोर्टन। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है कोर्टेना, है ना। ये आपको विंडोज 10 में भी मिल जाएगा, विंडोज 11 में भी मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर है। जैसे एप्पल का सिरी है ना, और आपके अमेजोन का आप कह सकते हैं यहाँ पर एलेक्सा है, या एलेक्सा का अपना ही एक वर्जन है ना, खुद डेवलप किया गया है एलेक्सा ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलेक्सा भी। सिरी एप्पल का तो बहुत ही फेमस है ना, आपने नाम जरूर सुना होगा। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या है? कॉर्टेना है। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट देखिए, डैश इज द ट्रांसमिशन मोड, कम्युनिकेशन इज इन डायरेक्शन। कह रहा है किस ट्रांसमिशन मोड में कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है? यूनिडायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन। ट्रांसमिशन मोड कितने होते हैं? सिंप्लेक्स,
हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इनमें से एक ही मोड में यूनिडायरेक्शनल में होने वाला ट्रांसमिशन मोड कौन सा है? बिल्कुल सही, सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स इज द ट्रांसमिशन मोड कम्युनिकेशन इन यूनिडायरेक्शनल मैनर। जैसे कीबोर्ड से मॉनिटर, जब भी आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं मॉनिटर में आपको दिखता है ये यूनिडायरेक्शन है। शटडाउन, आपने कीबोर्ड से शटडाउन किया और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, यूनिडायरेक्शन है। एलेक्सा, क्या है? आपने उसको ऑर्डर दिया तो एलेक्सा काम करना शुरू हो गया, क्या है? यूनिडायरेक्शन है। एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मॉडल। नेक्स्ट, जीएसएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जीएसएम किसका एग्जाम्पल है? जीएसएम का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऐसे फोन्स, ऐसी डिवाइसेस जिसमें सिम पड़ता है उन्हें हम जीएसएम डिवाइसेस बोलते हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ये किस तरीके का सेलुलर सिस्टम है? टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए या एसडीएमए? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस याद रखिएगा। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट, द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। हम लोग जानते हैं कि एसक्यूएल में जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की मदद से बनाते हैं, जहां पर डेटाबेस को बनाते भी हैं, मॉडिफाई भी करते हैं, एडिट भी करते हैं, क्वेरीज भी चलाते हैं, है ना, बहुत सारा काम करते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा को बनाया जाता है किसकी मदद से? डीडीएल की मदद से, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, है ना, डीडीएलजी नहीं है, डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। नेक्स्ट, a user can get files from another computer on the internet by using। कह रहा है फाइल्स इंटरनेट पर कैसे मिलती हैं आपको? एचटीटीपी के थ्रू, टेलनेट के थ्रू, यूटीपी के थ्रू या एफटीपी के थ्रू? तो हम जानते हैं कि फाइल्स हमें तब मिलती हैं जब हम उसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। या दूसरे को फाइल्स कब मिलती हैं? जब हम उन फाइल्स को अपलोड करके भेजते हैं और सेकंड पर्सन उसको डाउनलोड कर लेता है। तो इसका मतलब फाइल्स को लेने के लिए हमें अपलोडिंग या डाउनलोडिंग करनी होती है, और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, दैट इज द करेक्ट वन। जबकि एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है, टेलनेट रिमोट प्रोटोकॉल है, और यूटीपी कोई नहीं है, यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट was originally developed under the name of। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट को बनाना है तो वहां पर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट का जो ओरिजिनल मतलब पहले का नाम था वो क्या था? तो जावास्क्रिप्ट को पहले मोचा के नाम से बोला जाता था, और यहाँ पर कई बार मोचा स्क्रिप्ट का भी यूज हम लोग करते थे, वर्जन के लिए मोचा स्क्रिप्ट। तो आंसर क्या होगा? द करेक्ट वन इज मोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन हाउ मेनी वेज कैन सीएसएस बी रिटन इन? सीएसएस मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस को कितने तरीके से लिखा जा सकता है बताइएगा? हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस आर देयर? 1, 2, 3 या 4? बिल्कुल सही, हम लोग जानते हैं तीन तरीके की सीएसएस होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीएसएस, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। या इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये तीन तरीके की आपकी सीएसएस होती है, राइट? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आता जरूर है। तो आई होप ये रहे बेस्ट 25 क्वेश्चंस। 25 में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट में दीजिएगा इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। बहुत ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन विंडोज या लाइनेक्स इज यूज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन?
कह रहा है विंडोज या लाइनेक्स में ये कमांड यूज होता है, जिसका काम होता है एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस को बताना कि कितने नेटवर्क कनेक्शंस एक्टिव हैं। इसकी डिटेल को बताने का काम किस कमांड का होता है? पिंग, नेटस्टैट, आईपी कॉन्फ़िग या ट्रेस रूट? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आंसर नहीं पता तो इंतजार करिए अगले वीडियो का, क्योंकि वहां पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। क्लियर है? कैसा लगा सेशन आपको कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर की एक बार अच्छे से तैयारी कर ली जाए तो बिल्कुल आप लोग बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, JOIT 965, जिसमें हम बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट और MCQs को एक साथ कवर कर रहे हैं। 7 डेज ये आपका कोर्स चल रहा है, यानी 7 दिन यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, जबकि 5 या 6 दिन तो लगातार क्लासेस होंगी और 7वें दिन आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट सेशन भी साथ साथ चल रहे हैं, रिवीजन भी चल रहा है, डाउट सेशन भी हैं और कोर्स भी चल रहा है। तो फटाफट से आप अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। इस बैच से अगर जुड़ना है तो 965 बैच सर्च कर लीजिएगा, वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे करके फटाफट अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। PDF, मॉक टेस्ट, वीडियोस सब कुछ यहाँ पर मिलेंगे, यानी कंप्यूटर की कोई भी सिरदर्दी आपकी नहीं है। सिर्फ हम पढ़ाएंगे और आपको सिर्फ सुनना है, अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन बस आपको कर लेना है। गारंटी है कि 140 में 140 स्कोर आप लोग करेंगे ही करेंगे। राइट? सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मॉक टेस्ट 4 के साथ। बने रहिएगा चैनल पर और देखते रहिए अरोड़ा एजुकेटर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।